अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 44 जो कि इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों से जो है एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली लेक्चर्स को ऑनलाइन वॉच किया करें, इसको डाउनलोड ना किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि क्या है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लाई, देयर फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड डिके। यानी हम जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वो उसके स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्मेशन को, स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो एटम के बारे में पढ़ा था। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपने अपने एटम्स के बारे में जो है ऑब्जर्वेशन बताई थी, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसमें जो है जे थॉमसन था, रदरफोर्ड मॉडल हमने पढ़ा था, प्लम पेडिंग मॉडल था जो कि जे थॉमसन ने दिया था, और जो है वो एक बोहर एटॉमिक थ्योरी थी। तो इन्होंने एटम के रिलेटेड जो है अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एटम जो है, एटम का मोस्टली पार्ट जो है दरमियान में से खाली होता है, स्पेस होती है। हालांकि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, लेकिन एटम्स का दरमियान वाला हिस्सा खाली होता है। तो जिससे ये मुशाहिदा किया गया था कि एटम का दरमियान वाला हिस्सा खाली है, तो इसमें जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। एट द सेंटर इज अ स्मॉल बट वेरी हैवी न्यूक्लियस दैट हैज़ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रखता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है। न्यूक्लियन रेफर्स टू बोथ ऑफ दीज, यानी न्यूक्लियस का मतलब भी जो है वो इन दोनों को रेफर करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। सो यू कैन थिंक ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज बिंग टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये डिफरेंट वैराइटी से बना के डिफरेंट है, दोनों एक ही नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल से न्यूट्रॉन निकला है जिसपे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। The mass of two kinds are very similar. They are roughly 2000 times heavier than the electron. यहाँ पे प्रोटॉन का मास बताया गया है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास है 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी ये प्रोटॉन का है और ये न्यूट्रॉन का है। इसमें जो है वो डिफरेंस कोई भी नहीं है, ये एक ही है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो डिफरेंट है, 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, यानी किलोग्राम। ये आपके एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनमें से एक एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपने इन तीनों को अच्छे से करना है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो है उसका मास क्या है, और इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है चार्ज इस पे, और इसका मास जो है ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। न्यूक्लियस इज जस्ट वन प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक ही प्रोटॉन रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी सिर्फ एक होता है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इस तरह ड्यूट्रम का मतलब होता है ड्यूट्रॉन, क्योंकि ये देखिए ड्यू का मतलब होता है एक से ज्यादा, ड्यूट्रॉन यानी एक प्रोटॉन हो लेकिन एक से ज्यादा न्यूट्रॉन हो। इसी तरह ट्रिटोन यानी टर्शियम न्यूक्लियस हैज अ प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, दो या दो से ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे ये ट्रिटोन है। All three atoms have one electron only and thus completely identical chemical properties. Next हमारे पास 4 पॉइंट है। हाइड्रोजन जो है वो ड्यूट्रियम एंड टरिस्ट्रियम आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के बेसिकली जो है वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टर्शियम। ठीक है, प्रोटीन का आइसोटोप से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। आइसोटोप से मुराद है कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। इफ अ न्यूक्लियस विद जी प्रोटॉन्स एंड एन न्यूट्रॉन्स देन इट्स आइसोटोप्स। अगर जो है वो एक न्यूक्लियस है जिसमें जी प्रोटॉन्स की तादाद, यानी जी से प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को एन से। आपको ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो जी, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर आइसोटोप्स इज एक्चुअली द सेम। बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूट्रॉन्स को एन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप्स वो 3 होते हैं। ये वाली चीज़ें मेंशन है बस, और बस आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट आ जाता है। जो कॉमनली यूज नोटेशन होती है वो एक्स, ए और जी, वेयर एक्स इज द एलिमेंट, एक्स जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। आपको पता है जी हमारे पास प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड करेंगे, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका जो है वो एटॉमिक नंबर आ जाएगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट दैट यू हैव दी, सॉरी उनका मास नंबर आएगा। द मोस्ट स्टेबल वंस आर H11, हाइड्रोज हीलियम एंड लिथियम का 6 होता है,
अब ऑक्सीजन को कंसीडर किया गया है जो कि एक मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स है, जो कि ऑक्सीजन का 16 होता है। ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हीलियम का 3 होता है, इसी तरह लिथियम का 6 होता है, और ऑक्सीजन का 16। When you breathe in oxygen from the atmosphere, 99.8% is oxygen, 0.037% is oxygen 70 और 17। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो चीज़ मैंने आपको बता दी उसको अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियस का डायमीटर बताया गया है, जो कि 10 मिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है ओवरऑल डायमीटर ऑफ द एटम से। तो ये आपके एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर न्यूक्लियस का 10 मिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है डायमीटर ऑफ द एटम से। नेक्स्ट टू लर्न अबाउट हाउ प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड अ न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन्स को किस तरह जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्रोटॉन आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वी सेंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ न्यूक्लियस, हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम न्यूक्लियस पर भेजेंगे न्यूक्लियस की तरफ एंड ऑब्जर्व, और इसको मुशाहिदा करेंगे हाउ दे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि किस तरह पॉजिटिव चार्ज जो है या प्रोटॉन है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैलेंगे। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटरेक्ट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पर। आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हमेशा जो है अगर अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। तो इसलिए कहा है जो नेगेटिव चार्जेस आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं तो वो इंटरेक्ट करेंगे प्रोटॉन्स पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए। But they obviously will not see the neutrons. The scattered electrons are captured in a detector which can be moved around in different angles। ठीक है, ये डिटेक्टर एक लगाया जाता है जिससे जो है ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह डिफरेंट एंगल्स में मूव कर जाते हैं या स्कैटर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका एमसीक्यूज तो नहीं बनता, बहरहाल मैंने आपको इसको थोड़ा सा समझा दिया है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आपका नहीं बन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है व्हाट एनर्जी शुड इलेक्ट्रॉन्स हैव इन ऑर्डर टू सी अ न्यूक्लियस। वी नोट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव्स की सूरत में आएंगे, इस वजह से इसका ये डी ब्रोगली रिलेशन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच एल। यहाँ पे लैम्डा जो है ना वो वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बहरहाल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में कवर करवा दी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 आ जाता है। पॉइंट 9 और 8 में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं इसको सॉल्व किया गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 10 आता है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। वही चीज़ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोटॉन जो है वो रिपेल करते हैं प्रोटॉन को ही, और इसकी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम attractive force that is stronger than this repulsion. It is in fact called the strong force. ये strong force की definition तो वैसे नहीं बनती, लेकिन बस आपको एक जो basic concept है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे from what we have learned as far we can guess some of its important features. Since neutron and proton distribution are almost the same, the neutron proton forces cannot be very different from the neutron neutron और proton proton force। उसने कहा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फोर्स जो है वो मुख्तलिफ फोर्स नहीं हो सकती, जो कि वो फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस को आपस में अट्रैक्ट किए हुए। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपोजिट चार्जेस है ना जो कि अट्रैक्ट करते हैं, और वो ऐसी फोर्सेज जो दोनों को अट्रैक्ट करते हैं तो उनका जिक्र है। और न्यूट्रॉन के साथ और प्रोटॉन के साथ फोर्स जो है वो डिफरेंट ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स in large nuclei is the same as higher nuclei. It means the given nucleons feels only the force due to its immediate neighbors. इसको भी आप छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 11 आ जाता है, इसमें भी चार्जेस का ही जिक्र है, और वही बात की गई है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज ऑफ वन साइन, नेगेटिव रिवल्स इफ द साइंस आर द सेम एंड अट्रैक्टिव इफ दे आर ऑपोजिट। In the earlier years of quantum theory, people realized that this force comes about because of the exchange of photons between charges. The nuclear force is different. तो इन सारे का निचोड़ एक ही चीज़ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपोजिट चार्ज हमेशा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और सेम चार्जेस जो है वो रिपेल होते हैं, यानी न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर आ जाता है 12 के। एक बार आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें जो है वो कोई एमसीक्यूज तो नहीं बनता।
ये जो हाईलाइटेड है ये देखिए जरा, पाइमेसन क्या होता है। अब पायन इज एनी ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिस तरह के सब एटॉमिक 3 पार्टिकल्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसको पाई की फॉर्म में राइट करते हैं। ये नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे राइट करते हैं। और हर पॉइंट जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क एंड ही इज देयर फॉर अ मेसन। ठीक है, क्वार्क और एंटी क्वार्क का हमने अभी पढ़ा था कि जो एटम्स का जो है वो सब पार्टिकल्स मजीद उसको जो है वो हम डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास लास्ट में जो है वो कार्क बचता है। ठीक है, तो अब जो है ये इसकी आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्रिएटिंग अ पॉइंट फ्रॉम नथिंग मींस दैट द एनर्जी कंजर्वेशन हैज बीन वायलेटेड। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ पे जो है वो जिस तरह पाई की फॉर्म में लिखा हो, आप थोड़ा सा नीचे ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्लियर करके इस चीज़ को लिखा हुआ है, तो मैंने सारा हाईलाइटेड कर दिया है। पॉइंट्स कैन राइटफुली बी कॉल्ड द कैरीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से मुराद कि इसमें जो है वो तीनों पॉसिबल चार्जेस स्टेट होती हैं। पाई पॉजिटिव, पाई जीरो, ये जीरो जो है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, पाई नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दे बिलोंग अ लार्जर फैमिली ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड द मेसोन्स। ठीक है, ये आपकी जो डेफिनेशंस हैं या इस तरह की अगर आती हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट नंबर 12 अभी मैंने आपको करवा दिया। 13 पॉइंट है, आ फ्यू न्यूक्लाई आर स्टेबल मोस्ट डीके, द डीके ला इज सिंपली ड्राइव इज द नंबर ऑफ न्यूक्लाई डिक्रीजेस बाय डी एन इन टाइम डी टी। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डीके का पढ़ना है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो क्या होते हैं और ये डीके क्या होते हैं। स्टार्ट्स में हमने जो है वो पढ़ा था कि हमारे पास जो है आइसोटोप्स की डेफिनेशन, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, और आइसोटोप्स के जो है ना वो डिफरेंट यूजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह के रेडियोथेरेपी होती है जो कि कैंसर के इलाज के लिए, इसमें क्या होता है कि स्किन कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जैसे कि फास्फोरस जो कि P32 और जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना वो बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं। बीटा रेडिएशंस जो है खारिज करने के लिए हमें ये यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 और SR90। जिस्म के अंदर मौजूद जो कैंसर होता है असरअंदाज होने के लिए जो है कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरायत करने वाली गैमा रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो इस तरह के इनके डिफरेंट यूजेस हैं। इस तरह ट्रेसर के लिए, यानी किसी हम बीमारी को हमने ट्रेस करना है, मेडिसिन के शोबे में इंसानी जिस्म में ट्यूमर की मौजूदगी की तशखीस के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह थायराइड ग्लैंड्स में ग्वाइटर की तशखीस के लिए आयोडीन यानी 131 के आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आइसोटोप्स के मैंने इस्तेमालात बताए हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके अभी इधर उन्होंने जस्ट जो है वो वैसी इक्वेशंस बनाई हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जिस तरह पोलोनियम की लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह क्रिप्टोन की, स्ट्रोंशियम की जो कि मैंने आपको बताया है SR90 यूज़ किया जाता है जो कि रेडियोथेरेपी में। ठीक है, रेडियम, कार्बन, यूरेनियम। तो ये जो इनके बताने का, लिखने का मकसद ये है कि इनके जो है वो कौन कौन से किस किस में यूज़ किए जाते हैं। खैर आपकी ज़्यादा डीपली डिटेल नहीं दी हुई, मैंने समझाने के लिए आपको एग्जैक्ट एग्जांपल्स दी हैं। और इसी तरह जो है डीके का वर्ड यूज़ हुआ था। रेडियो एक्टिव जो है हमारे पास आइसोटोप्स में क्या होता है, ये बेसिकली हम अपनी वर्डिंग में आपको बताती हूँ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ की बुनियाद पर जो बहुत ओल्ड सब्जेक्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं पुराने अजसाम की हम एज मालूम करने का तरीका जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, हम कह सकते हैं डेटिंग कहलाता है। यानी हाफ लाइफ की बुनियाद पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ से मुराद की, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है रेडियम 226। अब इसकी हाफ लाइफ यानी 2 से डिवाइड करके इसकी हम हाफ लाइफ जानेंगे तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने साल पुराना था। अब 1600 ईयर्स अगो, यानी ये ट्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाफ लाइफ से मुराद को उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो है वो कितना ये पुराना था या कितने इसकी एज है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 15 आ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कंसीडर डीके ऑफ रेडोन का है, वेरी डेंजरस गैस दैट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड। इसी तरह प्लोनियम है, एंड अदर ट्राइबल पॉइजन, यानी ये एक जो है वो हम कह सकते हैं कि जहर होती है बहुत ज़्यादा। हाफ लाइफ जो है 3.8 डेज इसकी हाफ लाइफ से मुराद कि इनको जो है 2 पे डिवाइड करके इनकी हाफ लाइफ निकाली गई है। यहाँ से आपके MCQs तो नहीं आते, अगर आपको समझ आ गई है तो सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है जो है अगर MCQs भी आते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे रेडियो एक्टिव
डेटिंग है जो कि मैं आप ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ की बुनियाद पर बहुत पुराने इज्साम की उम्र मालूम करने का जो तरीकाकार होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डेटिंग होता है। या आप कह सकते हैं कार्बन पर मुश्तमिल पुराने इज्साम उम्र मालूम करने के लिए एक जो है वो अहम तरीका रेडियो कार्बन डेटिंग है या कार्बन डेटिंग है। अगर कार्बन डेटिंग का पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अगर कार्बन डेटिंग का भी नहीं, यहाँ पे आपके हैंड आउट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने वैसे आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट फेमस फार्मूला है फिजिक्स का, E = mc²। आपको पता है कि ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, इज द बेसिस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। 1935 में जो है डिस्कवर की गई थी दो जर्मन जो है वो फिजिक्स से, एक था ऑटो रॉबर्ट और दूसरा हमारे पास लाइस मेंटेनर डेटा हैवी न्यूक्लियस कैन फिशन इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लाई। द टोटल एनर्जी इज ऑफ कोर्स कंजर्व बट द मास इज नॉट। इसने कहा था कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है लेकिन मास कंजर्व नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मास है, अगर उसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास ये मास जो है वो अलग-अलग हो गया है, ठीक है। यानी इसका मास, ये दोनों अगर हम इसको मिलाएं तो ये इसका मास इतना बन जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से। ये वैसे मास नहीं है, ये 2 न्यूक्लाई हैं, इनको एडअप किया गया है 2 न्यूक्लियस को और फिर इतना बनता है। तो बस यहाँ से आप लोग जो है एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बाइंडिंग एनर्जी का मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड की गई है। बेसिकली ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ पार्टिकल फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स और टू डिस्पर्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। यानी एनर्जी की वो मिकदार जो कि पार्टिकल्स को सिस्टम से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो उनकी बताई हुई है कि ये जो हमारे पास जिस तरह BE पर न्यूक्लियन जो है वो अबाउट 8.6 आपको पता है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये आप लोग जो है मैस, सॉरी M जो है यहाँ पे मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूरेनियम का इतना है। तो ये आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें जो है वो पढ़ने वाली हैं, इनमें से अगर कोई MCQs बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 20 आ जाता है। न्यूक्लियाई कैन बी अनस्टेबल इन डिफरेंट वेज। अ न्यूक्लियस कैन इमिट अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन। न्यूक्लियस जो है वो अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस को खारिज करते हैं। यूजुअली अ न्यूक्लियस विल इमिट वन ऑफ दीज 3 बट इट इज़ पॉसिबल टू इमिट 2 और इवन ऑल दीज ऑफ 3। यानी न्यूक्लियस जो है वो 3 तरह की रेडिएशन खारिज करता है जो कि अल्फा बीटा और गैमा है। और ये रेडिएशंस का काम क्या है वो मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि ये रेडिएशन जो है वो क्या करती है कि अगर हमने ट्रेसर, हमने किसी बीमारी की तशखीस का लिए यूज़ करना है, जिस तरह, ठीक है, ग्वाइटर की तशखीस के लिए हम आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं, इस तरह हम जो है वो हड्डियों को नशुमा का मुआयना करने के लिए टेक्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। और हमने जो है बीटा रेडिएशंस जो है फास्फोरस 32 खारिज करते हैं और स्ट्रोशियम 90 ये जो बीटा रेडिएशन खारिज करते हैं, इसका काम क्या होता है कि ये स्किन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो सारी इसमें बयान की गई हैं। ये उन्होंने आपको थोड़ा सा टफ करके बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को इजी से इजी वर्डिंग में प्रोवाइड किया जाए। वी फाइंड that there are 3 types heavy positively charged particles are bent to one side by magnetic field। यानी ये जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा गया है और इधर से चार्ज को पास किया गया है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर बेंट टू वन साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के एक साइड पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेंड हो रहे हैं, यानी उसका झुकाव साबित हुआ है। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग शोज दैट दे आर अल्फा पार्टिकल, जो बैंड हुए हैं वो शो करते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। दूसरे पार्टिकल जो है वो ज़्यादा बैंड हुए हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। और कुछ पार्टिकल जो है वो बैंड नहीं हुए तो उनको हम न्यूट्रल का नाम दिया गया है। इसको मैं आपको अगेन ये जो 3 पॉइंट्स हैं अगेन अपनी वर्डिंग बता देती हूँ कि ये उन्होंने सारी डिस्कशन जो है वो कैसे की है। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट था हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं, उसके ही पॉइंट्स हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो जो सोने का एक वर्क हमने रखा था वो उससे किसी बगैर झुकाव के गुजर गए थे। यहाँ से पता चला था कि एटम का दरमियान वाला हिस्सा ज़्यादातर खाली है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अपने थोड़े से बैंड हुए थे। तो इससे पता चला कि एटम के मरकज़ में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम भी दिया था, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स जो है वो मुकम्मल तौर पर वापस जो बैक आ गए थे, मुड़ गए थे। तो इससे साबित ये हुआ था कि न्यूक्लियस जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस है और यानी सख्त है।
और चूँकि सिर्फ चंद अल्फा पार्टिकल्स वापस मुड़े थे, जिससे ज़ाहिर होता था कि एटम का जो टोटल वॉल्यूम है उसकी निस्बत जो है वो न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है। अब यहाँ पे हमने न्यूक्लियॉन्स का भी पढ़ा, तो आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तक तो हमने न्यूक्लियस का पढ़ा। ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो पोस्टली चार्ज पार्टिकल्स को आपने याद रखना है। पोस्टली को अल्फा का नाम दिया गया है जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, नेगेटिव को जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा का नाम दिया गया है, और कुछ पार्टिकल जो कि न्यूट्रल होते हैं उनको गैमा का नाम दिया गया है। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बीटा डीके रेडिएशंस हैं और अल्फ़ा डीके रेडिएशंस हैं, तो उनका जो है वो यूज़ बताया हुआ है, तो बस आपने एक बार इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट 22 पॉइंट है, द सिंपलेस्ट बीटा डीके रिएक्शंस इज व्हेन अ न्यूट्रॉन डीके अदर देन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन। आपको पता है कि वो न्यूट्रॉन इज आल्सो इमिटेड, क्योंकि हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एंटी न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है और उसका मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से ये एक वीक पार्टिकल होता है मैटर का। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट बीटा डीके आ जाता है। बीटा डीके एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिटिव होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको अपने वर्डिंग बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास अल्फ़ा जो है वो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, और बीटा को एंटी इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा गया क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। गैमा को जो है हमारे पास आपको पता है कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट एज फॉर एन एटम अ न्यूक्लियस कैन ओनली एक्सिस्ट इन रिटेन डेफिनेट एनर्जी स्टेट। जो न्यूक्लियस होता है वो एग्जिस्ट करता है एक मखसूस एनर्जी स्टेट में। व्हेन अ न्यूक्लियस गोज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर इट कैन इमिट अ फोटोन गैमा रेज। तो ये अपने हैंडआउट्स में भी आप देख सकते हैं कि जब एक न्यूक्लियस जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आता है तो वो गैमा रेज को इमिट करता है, खारिज करता है। तो आपके ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 45 है जो कि फिजिक्स ऑफ द सन है, आपका लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह इसको भी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।